बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आ मीनू खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। मीनू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नज़रें थोड़ी देर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? मीनू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगीं। इससे पहले भी मीनू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे मीनू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति धीरज का शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी लिली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर मोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन मीनू उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी ज़मीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई ज़मीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था। पूना में उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर धीरज के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ न आसपास कोई अच्छे डे केयर है और न ही कोई भरोसे लायक मेड मिल रही थी। उसका करियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोहर तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते मीनू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद धीरज टूर से वापस आए तो मीनू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। धीरज को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मीनू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह मीनू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। धीरज उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मीनू को लगा उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके धीरज घर के अंदर आ गई और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? मीनू ने चिंतित स्वर से धीरज से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? मीनू का विचलित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर यह घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। धीरज का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वही मीनू यादाश्त पर कुछ जोर डालती है। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट देखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वहीं एक राजश्री ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फ़ोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि ऐसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। मीनू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें न सही, उन्हें तो है, और अगर हमारी हाथ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर मीनू ने हाँ कर दी। गायत्री
देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने धीरज और मीनू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई, कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रीस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर और गायत्री देवी का स्वर भर आता है, यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें उनकी पुनः भर आती हैं। मीनू और धीरज निःशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पेट जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मीनू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से धीरज को बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों न हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से तो अच्छा ही खाने और पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेगी, बच्चों की देखभाल कर सकेगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने को मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती है। और अगर कहीं मालकिन बन घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो, धीरज ने सहमति जताई। मीनू ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको बिना वजह ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभव से गुजर चुकी गायत्री देवी मीनू की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर मीनू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनोहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का तो वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त तो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। मीनू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज़्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से न खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहाँ अच्छे संस्कार डाल रही थीं, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। मीनू और धीरज बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे,
क्योंकि उन्होंने दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार मीनू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों का कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज मीनू का जन्मदिन था। धीरज और मीनू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था, वहीं अम्मा ने मीनू के मनपसंद खाना और केक बनाया हुआ था। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से मीनू अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर मीनू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। मीनू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज़ निकाली और मीनू की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। मीनू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की अंगूठी थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक अंगूठी है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मीनू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते श्रवण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सर पर सदा बनाए रखे। यह कहकर मीनू उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों के बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन मीनू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावना से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था गायत्री निवास। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।